चलिए बच्चों, अगर हम बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने इंसॉल्वेंसी के बारे में इंसॉल्वेंसी चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिकली। और इंसॉल्वेंसी के बारे में हमने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं क्लियर किए थे। हमने बेसिक क्लास में ये भी समझा था व्हाट डू मीन बाय द इंसॉल्वेंसी, हमने ये भी समझा था व्हाट डू मीन बाय द बैंक्रप्सी, हमने ये भी समझा था व्हाट डू मीन बाय द लिक्विडेशन। ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे क्लियर। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीजें हमने कर ली, थोड़ा सा पिछली क्लास का बैकअप देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति है जहां पे कंपनी या इंडिविजुअल या एंटिटी असमर्थ हो जाती है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट मीन्स जो उनकी एसेट्स हैं आर इनसफिशिएंट टू पे इट्स डेट्स। और बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी एक्सीड्स एसेट्स एंड इट इज अ बेसिकली अ सिचुएशन। बट इफ अगर हम बात करें नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी की, तो इंसॉल्वेंसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन बैंक्रप्सी है, जहां पे एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाती है, एक कंक्लूजन हो जाता है जब ऐसा लग रहा है कि अब ये कंपनी असमर्थ है एंड आगे ये नॉट एबल टू repay the debts in future, so go to the formal declaration of court, file a petition in the court, and it is the conclusion. Now come to the insolvency, unable to repay debts, solve or not solve. If solve then it's okay, if not solve then go to the bankruptcy. उसी के साथ लिक्विडेशन की अगर हम बात करें, एसेट्स एसेट्स जो हैं एसेट्स जो हैं सेल की जाती हैं एंड कन्वर्ट इनटू कैश एंड पे डेट्स। और ये सारा जो है प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो अंजाम देते हैं उस व्यक्ति को बोला जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली इसी काम के लिए, ताकि वो सारे डेट्स क्या कर सकें, पे कर सके। ओके मैम, अब उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चर्चा करी, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और अब कहीं ना कहीं अब हमने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी कनेक्ट किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बैकग्राउंड सिर्फ समझाऊंगी, बेसिक बैकग्राउंड सिर्फ बताऊंगी। पहले मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर आया क्यों है, इस चैप्टर का आने का क्या रीज़न, क्या कारण है। और अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कवर किया जाता है, वो सारी की सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। चलिए जी, अगर इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी। तो हम जरा देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी। बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी, आईबीसी का क्या बैकग्राउंड है, आप इसे बैकग्राउंड बोल सकते हो। और मेरा जो बेसिक पर्पस होता है मैं इसे बोलती हूँ रूट मैप। तो मैं इसको जनरली रूट मैप का नाम देती हूँ, बैकग्राउंड बोल सकते हो, और मैं इसका नाम देती हूँ रूट मैप। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द रूट मैप ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। हालांकि बहुत सारे अमेंडमेंट हैं इसमें, बट अभी जो हमें समझना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर को लाने के पीछे क्या रीजन था। अच्छा, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर होगा। अब अगली पॉइंट समझिए, अगला बात हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इसका काम है कॉरपोरेट को इंसॉल्वेंसी, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एंड साथ में उसका रिजोल्यूशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एंड क्या है साथ में, रिजोल्यूशन प्रोसेस। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, क्या समझते हैं जरा देखिए। यहाँ पे हम समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, resolution of insolvency, of corporate LLP, partnership,
पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल्स, by consolidating existing laws, by consolidating existing laws, by consolidating existing laws, by consolidating existing laws. अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो हमने कहा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम आज जो समझ रहे हैं वो चैप्टर का रूट मैप समझ रहे हैं. इट्स ओके, डोंट वरी. अभी जो हम समझ रहे हैं वो चैप्टर का रूट मैप समझ रहे हैं कि चैप्टर का रूट मैप क्या है, चैप्टर किस तरीके से काम करेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है. तो मैंने कल की क्लास में जो डिस्कशन किया कुछ बेसिक टर्म्स, और कल की क्लास में मैंने सिर्फ ये बताया था कि चैप्टर आने के पीछे कारण क्या है और इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट गया है, वो सारी चर्चा मैंने कल की क्लास में करी थी. आज उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, आज भी हम रूट मैप समझेंगे, और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद चैप्टर स्मूथली आप पूरा का पूरा आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो यहाँ पे जो मुद्दा है, यहाँ इन्होंने कहा रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए खाली कॉर्पोरेट्स की नहीं, खाली कॉर्पोरेट्स की नहीं, साथ में एलएलपी, और बात करी इन्होंने पार्टनरशिप की, बात करी इन्होंने इंडिविजुअल्स की, बाय कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग लॉज. अब मेरी एक बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिए, जितना भी हमने यहाँ पे जिक्र किया, तो एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है, जितना भी हमने यहाँ पे जिक्र किया हमारी एक बात तो साफ है. क्या साफ है? कि भैया देखो बात ये साफ है, बात ये क्लियर है एकदम कि ये जो लॉ, ये जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स होंगे, जैसे कंपनी है, एंड कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का एक स्पेसिफिक एक्ट है, दैट इज कंपनी एक्ट 2013. so there are more provisions under the company act 2013 which are directly deal to the winding up, insolvency and like we can say the dissolution. so इसी तरीके से LLP, इसी तरीके से पार्टनरशिप, इसी तरीके से इंडिविजुअल्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा था, देयर आर लॉट मोर कंप्लाइंसेस आर देयर. इफ यू आर इंडिविजुअल गो फॉर डिफरेंट प्रोसीडिंग, इफ यू आर LLP गो फॉर डिफरेंट प्रोसीडिंग, इफ यू आर पार्टनरशिप देन गो फॉर डिफरेंट प्रोसीडिंग. बट यहाँ पे जो उद्देश्य हमारा है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आर यू गॉट द पॉइंट? यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है वो है बिजनेस को किसी भी तरीके से इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, बिजनेस को इजी करना, बिजनेस को आसान करना. तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बिजनेस को टफ करना, यहाँ ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को इजी फॉर्म में वर्कआउट करना. सो यही ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तो इन्होंने कहा जो तुम्हारे अलग अलग कानून है, ये जो तुम्हारा जाल है ना कानूनों का, इसको जाल को हटाओ और कोई एक ही चीज लेके आओ. इट मीन्स यूनिफॉर्मिटी लेके आइए, कॉडिफाई करिए, किसी एक ही कानून को ऐसा बना दो जिससे सारे काम हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट लॉज में जाना ना पड़े. और जब ये कानून आया, इट मीन्स एग्जिस्टिंग लॉ कौन कौन से थे, अब मैं आपको जरा बताती हूँ. देखो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. अगर लेवल प्रोफेशनल है तो लगना चाहिए प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म भी लगना चाहिए, चीजें बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लेवल बड़ा है तो उसी के हिसाब से पढ़ाई भी बड़ी होनी चाहिए, उसका वे भी बड़ा होना चाहिए. तो आप देखो अब अगर एग्जिस्टिंग लॉज की हम बात करें, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग लॉज की बात करें तो एग्जिस्टिंग लॉज कौन कौन से थे. इन्होंने कहा जी कंपनी एक्ट 1956. अच्छा क्या था? कंपनी एक्ट 1956 था. या फिर हम कह सकते हैं उसके बाद हमारा नया कानून आया 2013, सिक कंपनीज को रिवाइव करने के लिए सी का एक्ट था 1985. 1985. अच्छा जी, और जी आपका सरफासी एक्ट, ये बहुत अच्छा कानून सिद्ध हुआ है, सरफासी एक्ट 2002. इन सब को, ये जो हमारे कानून थे, इन सब को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो इससे काम चलेगा नहीं, एक कॉडिफिकेशन करिए. क्या करिए? कॉडिफिकेशन, मतलब यूनिफॉर्मिटी, और कॉडिफाई करके कोड देके फाइनली ये पिक्चर में लेके आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड
2016, बहुत नया सा कानून है, ज्यादा पुराना नहीं है, 25 साल 30 साल 40 साल। इतनी बात समझ में? अच्छा ये बताओ, जितना मैंने अभी तक आपको समझाया उतना बात समझ में आई कि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको एक जगह एकजुट किया, एक एक ही छत के नीचे लेके आए। इसीलिए इसको एक्ट नहीं बोलते, इसको कोड बोलते हैं। कोड मीन्स क्या होता है? कोड मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। अब देखिए आगे। अब अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी की, अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो जरा वो भी समझो। अगर हम इंसॉल्वेंसी की बात करें तो जरा समझिए इधर इंसॉल्वेंसी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा जी आप किसे किसे कवर करोगे, मतलब कौन कौन इसमें होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी जो आप लेकर आओगे किस किस की लेके आओगे, किस किस की लेकर आओगे। उन्होंने कहा जी देखो, चाहे कंपनी है, चाहे एलएलपी है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, इसमें सब कवर है। इंसॉल्वेंसी सबकी कवर है। किस किस की? कि कोई भी है, अगर चाहे कंपनी है, अच्छा, कंपनी के साथ साथ चाहे आपकी एलएलपी है, ओके, चाहे आपका इंडिविजुअल है, सभी को इन्होंने यहाँ पे यहाँ लाके इन्होंने सभी को एक साथ एकजुट किया, कवर किया। बैंकरप्सी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी अगर फिर से हम एक पॉइंट में समझे तो फेलियर माना जाता है, फेलियर टू रिपे डेट्स, और ये सभी कवर है इसमें, है ना, ये सभी कवर है। उसी के साथ अगर दूसरे पॉइंट को हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा बैंकरप्सी, और बहुत अच्छे से मैंने इसके बारे में आपको समझाया। और एक ही लाइन में अगर मैं बैंकरप्सी को क्लैरिफाई करना चाहूं तो इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन, इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन। ये वो चीज मैं आपको करा रही हूं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा अहम भूमिका निभाती है। सो बैंकरप्सी मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन। ये क्या है? आपकी एक लीगल डिक्लेरेशन है। किस चीज की लीगल डिक्लेरेशन है जी? लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। आपकी इंसॉल्वेंसी की लीगल डिक्लेरेशन है बाय एन एडजुडिकेटिंग बॉडी। बाय एन एडजुडिकेटिंग बॉडी, ओके। सो इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन। बेसिकली इसको अगर मैं क्रक्स में एक लाइन में बोलूं तो इट इज अ कॉन्क्लूजन। ये एक नतीजा है, कॉन्क्लूजन है। यहां तक समझ में आया सबको? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें यह समझना है कि इस काम का बीड़ा, इस काम की शुरुआत कौन करता है? हु कैन स्टार्ट? इसको शुरू कौन कर सकता है? तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग नाम दिए कि इसकी शुरुआत कोई भी कर सकता है। कि जी कैसे, कौन कौन स्टार्ट कर सकता है? कि इसमें हम दो तरीके के क्रेडिटर्स की बात करेंगे। अभी मैं बताऊंगी आपको, अलग अलग क्रेडिटर का नाम दिया, तो दो तरीके के क्रेडिटर्स की बात करेंगे और डेटर की भी बात करेंगे। तो क्रेडिटर जो है वो दो इन्होंने बताए कौन कौन से। वन इज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड उसी के साथ साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड दूसरा नाम किसका दिया? फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड नंबर टू इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर।
कॉरपोरेट क्रेडिटर्स, ये सारी जिक्र यहाँ पे किया। अब ये तो हमें समझ में आया कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, तो ये चैप्टर को जब हम डीप में स्टडी करेंगे तो वहाँ हम सारी चीज़ें समझेंगे। बट अभी फिलहाल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो डीप एनालिसिस नहीं है, हमारा है चैप्टर के रूट को समझना कि हमें कहाँ से कहाँ चलना है। और जब आपको एक बार चैप्टर का पूरा रूट समझ में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, फिर आपको आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं इसमें। अब थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलती हूँ आपको इसी कॉन्सेप्ट में। इसी कॉन्सेप्ट में आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ। अच्छा, मुद्दा ये उठता है कि लिक्विडेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है। लिक्विडेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, ये भी एक जानने वाली बात है कि लिक्विडेशन प्रोसेस कब शुरू होता है। तो जरा सुनो अब यहाँ पे ध्यान से कि लिक्विडेशन प्रोसेस कब शुरू होता है। सुनिए जरा आराम से, देखो बेटा, अब यहाँ पे आराम से सुनो, एक बात समझो, एक पॉइंट समझो यहाँ पे कि मान के चलिए कोई कंपनी है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने कहा जी ये कंपनी है और ये इसका एक क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स ने कंपनी से कहा कि हमारे पैसे रिपे कर दो, डिमांड करी उन्होंने, डिमांड करी अपने पैसे की रीपेमेंट की, डिमांड करी उन्होंने पैसे की रीपेमेंट की। कंपनी अनेबल टू पे, किसी भी वजह से कंपनी इज अनेबल टू पे। अब ऐसी स्थिति में ये एक फर्स्ट स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था, इन्होंने डिमांड करी और सेकंड स्टेप में ये अनेबल टू पे। नाउ क्रेडिटर तीसरा स्टेप लेगा, थर्ड स्टेप लेगा और कंपनी के खिलाफ, अगेंस्ट कंपनी क्या बोलेगा कि भैया ये कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेगा, कंपनी के अगेंस्ट जाएगा कि ये आईबीसी के तहत एक्शन लेगा और बोलेगा ये कंपनी हमारा क्या नहीं कर रही, लोन रिपे नहीं कर रही। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इसकी प्रॉब्लम जो रिजॉल्व की जाएगी, रिजॉल्व करने का एक टाइम लिमिट है, वो मैं सारी बातें बताऊंगी आगे चल के। रिजॉल्व करने की क्या है बच्चों, रिजॉल्व करने की एक टाइम लिमिट है, उतने में ही रिजॉल्व करना है। अब दो बातें होंगी, क्या क्या जरा बताना, या तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, बताओ क्या हो सकता है, या तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी या प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हो सकती है, उसका पैसा उसे दे दिया, प्लान बना के तैयार कर दिया, अप्रूव हो गया, ठीक है जी तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा। तो या तो प्रॉब्लम क्या होगी, या तो रिजॉल्व होगी या फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, या फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, अगर ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाई, देन फिर क्या होगा, देन फिर क्या होगा, फिर हो जाएगी स्टार्ट लिक्विडेशन। स्टार्ट हो जाएगा क्या बताना जरा, लिक्विडेशन। क्या स्टार्ट हो जाएगा जरा बताना, स्टार्ट लिक्विडेशन। इफ रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स और क्रेडिटर्स डिसाइड, मतलब अगर हम लिक्विडेशन में समझे तो क्या है, अगर हम लिक्विडेशन समझे तो क्या है, लिक्विडेशन समझे तो हम ये है, इफ रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स,
if resolution process fails or creditors to decide to wind up and distribute assets. एसेट्स क्या कर ली जाएंगी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएंगी. एसेट्स क्या कर ली जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएंगी. आर यू गॉट द पॉइंट? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अभी देखो मैं पहले से फिर से बता देती हूँ, मैं पूरा बेस आपका क्लियर कर रही हूँ, पूरा बेसिक आपका क्लियर कर रही हूँ. एक बार बेस क्लियर हो गया, पूरे चैप्टर का रूट मैप समझ में आ गया, तो फिर आपको कोई आपत्ति होने वाली नहीं है. चैप्टर के अंदर एक एक चीज समझ में आएगी. तो हमने यहाँ पे जब बैकग्राउंड स्टार्ट किया तो कुछ बातें करी. खैर अब हमने यहाँ पे लिक्विडेशन भी समझा कि लिक्विडेशन कब स्टार्ट होता है और लिक्विडेशन क्या होता है. हालांकि इसका बेसिक टर्म हम क्लियर कर चुके हैं कि लिक्विडेशन क्या होता है, लेकिन फिर से मैंने एक बार और फिर से आपको ये सारी चीजें समझा दी, बता दी कि लिक्विडेशन बेसिकली क्या होता है. आर यू गॉट द पॉइंट? चलो अब आप ये समझो कि एक्ट कैसे काम करता है, मतलब जो हमारा ये एक्ट है ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन लोग हैं, कैसे ये एक्ट रेगुलेट होता है. तो हाउ IBC is to be regulated. How IBC is to be regulated. IBC किस तरीके से काम कर रहा है? How IBC is to be regulated. तो यहां पे इन्होंने कहा इट्स अ 4-tier institution. 4-tier institution. है इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या 4-tier है? सबसे पहले आप समझो इसके अंदर IBBI है. क्या बोला मैंने? IBBI. ये क्या है मैम? ये है आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बोर्ड जो है ये बोर्ड है बेसिकली, और ये इस पूरे रेगुलेट में अहम भूमिका निभाते हैं डिसिप्लिन में. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI जिसे बोलते हैं. उसी के साथ साथ नंबर 2 NCLT. NCLT का भी बड़ा रोल है यहाँ पे. NCLT आप जानते ही हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ना. NCLT की अगर हम बात करें, और यहाँ पे एक और योगदान है वो है DRT का. और DRT है बच्चों डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. आपके यहाँ चैप्टर भी है, उसमें भी हम पढ़ेंगे. NCLT में जाएगी कंपनी, अगर कंपनी के अगेंस्ट को कुछ कहानी है तो कंपनी पहुंचती है NCLT में. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है तो वो जाती है कहाँ पे? वो कहाँ अप्लाई करती है? DRT में. These are quasi judicial bodies, NCLT and DRT. आप इस लेवल पे मुझे ये बात तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है. NCLT and DRT are quasi judicial bodies. ये आपकी क्या है? quasi judicial bodies is deemed to be like a court. इनके पास पहुंचते हैं. ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तीसरा जो यहाँ पे काम है, यहाँ पे वो है बच्चों इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज.
किसका है जरा बताना? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। मैम इसका क्या योगदान है बताती हूँ आपको, अभी मैं सारी कहानी समझाऊंगी इसकी भी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, देखो ये बेसिक रूट मैप है, बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी है। और बेसिक टर्म्स जब क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें चैप्टर में कितनी भी ऊपर ले जाओ, कितने भी नीचे ले आओ, सब समझ में आता है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है वो क्या है कि इनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। मान के चलिए किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई चल रही है और उस कंपनी के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस कंपनी से अगर कलेक्ट करेंगे तो वो कभी सही नहीं देगी, तो इसीलिए इनके पास जाना पड़ता है और ये सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं और ये हमें देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो कलेक्ट, स्टोरेज, dissemination of information relating to financial creditor। रिलेटिंग टू क्या बच्चों? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। रिलेटिंग टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अब चौथा पॉइंट समझिए जरा, क्योंकि मैंने बोला था ना 4 टायर इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ बेसिकली 4 टायर इंस्टीट्यूशन। देन फोर्थ वन इज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब हमारी बात होगी, फोर्थ वन इज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी क्या है बच्चों? प्रोफेशनल्स। ये इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम है इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कराना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान तैयार करना। इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन प्लान तैयार करना। इंसॉल्वेंसी का क्या करना? रिजोल्यूशन प्लान तैयार करना। होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही, अब मैं आपको इनका रोल बताती हूँ, इनका रोल क्या है एक्चुअली, ये कहाँ काम करते हैं और इनका क्या रोल है। तो इनका रोल समझो। वंस अ केस रेफर टू एनसीएलटी, अगर एक बार आपका केस कहाँ पहुंच गया, वंस अ केस रेफर टू एनसीएलटी, अगर केस कहाँ चला गया? एनसीएलटी में। ओरिजिनल बोर्ड जो आपका होगा, ओरिजिनल बोर्ड जो होगा वो सस्पेंड हो जाएगा। ओरिजिनल बोर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? ओरिजिनल बोर्ड आपका सस्पेंड हो जाएगा। कंपनी का जो ओरिजिनल बीओडी है वो सस्पेंड हो जाएगा, उससे हाथ से सारा काम दाम छीन लिया जाएगा। अब मान के चलो ओरिजिनल बोर्ड तो कंपनी का सस्पेंड हो गया, तो वहां पे काम कौन करेगा? तो ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, ड्यूरिंग, कब बच्चों? ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। ड्यूरिंग क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रन द कंपनी। जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करेंगे? कंपनी को आगे बढ़ाएंगे।
अकाउंटेबल टू कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिटर्स की कमेटी बनी है उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबल टू कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, अकाउंटेबल किसके लिए रहेंगे? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मैंने कहा कि ये जो आपका आईबीसी कोड है, देखो चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। कल की क्लास में हमने बहुत सारा डिस्कशन करा कि आईबीसी क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था, क्यों लाना पड़ा, वो सारी चर्चा करी। फिर उसके बाद आज की क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा रूट मैप मैं आपको दे रही हूँ। अब जब ये बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको चैप्टर में नहीं, पूरे पार्ट में, पूरा जो पार्ट आप पढ़ोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो ये एक प्रोसेस होता है, एक लेवल होता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। हमने कहा ये पूरा हमारा जो आईबीसी है ये कैसे रेगुलेट किया जाता है, हाउ इट इज टू बी रेगुलेटेड। सो इट्स अ बेसिकली 4 टायर इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वन इज अ आईबीबीआई, नेक्स्ट वन इज अ एनसीएलटी, फिर उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट वन इज अ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, एंड द फोर्थ वन इज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इनके थ्रू ये पूरा का पूरा कानून काम करता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसका प्रोसेस थोड़ा सा समझाती हूँ। इसका प्रोसेस क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं थोड़ा आपको लेके चलती हूँ प्रोसेस की ओर। पूरा प्रोसेस क्या है उसकी ओर थोड़ा सा हम चलते हैं। एक्चुअली जैसे ही इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ऑन अकरेंसी ऑफ इंसॉल्वेंसी, on occurrence of insolvency, creditor या फिर डेटर, क्रेडिटर या फिर कौन बच्चों, डेटर, कैन अप्रोच to NCLT for resolution। किसके लिए? रिजोल्यूशन के लिए। ऑन अकरेंसी ऑफ इंसॉल्वेंसी क्रेडिटर डेटर्स कैन अप्रोच टू एनसीएलटी फॉर व्हाट? फॉर रिजोल्यूशन। आगे कहते हैं एनसीएलटी को, अब एनसीएलटी के पास आप पहुंच गए तो अब अगला काम एनसीएलटी तो करेगी। एनसीएलटी विद इन 14 डेज या हम कह सकते हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उसमें या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। या तो एक्सेप्ट करेगी, यस और नो, या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। दो में से एक काम होगा, या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। मतलब आप एनसीएलटी के पास जब अप्रोच करोगे, एनसीएलटी या तो आपकी बात को मानेगी या फिर आपकी बात को नहीं मानेगी। दो में से एक ही बात है, या तो मान लेगी या नहीं मानेगी, यस और नो। अब आगे सुनो, तो कंपनी का जो, अगर मान के चलिए एक्सेप्ट हो गया, आपकी बात मान ली एनसीएलटी ने, तो कंपनी का जो बोर्ड है वो सस्पेंड हो जाएगा। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पूरा का पूरा, वो पूरा बोर्ड जो है वो पूरे तरीके से क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कंपनी का जो बोर्ड है, कंपनी का बोर्ड क्या हो जाएगा? कंपनी का बोर्ड सस्पेंड हो जाएगा। कंपनी का बोर्ड क्या हो जाएगा बच्चों?
कंपनी का बोर्ड सस्पेंड हो जाएगा और एनसीएलटी अपॉइंट कर लेगी। किसको? बताओ, अब आप बताओ, एनसीएलटी किसे अपॉइंट करेगी? जल्दी बताना, एनसीएलटी किसे अपॉइंट करेगी? बोर्ड मान के चलिए सस्पेंड हो गया, तो एनसीएलटी अब किसे अपॉइंट करेगी? बताओ जल्दी से, एनसीएलटी किससे अपॉइंट करेगी? सिंपल सी बात है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का काम ही यही है कि जब बोर्ड सस्पेंड हो जाता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं। आई नो वेरी वेल बच्चों, आई नो वेरी वेल, आपका ऑफिस जाने का टाइम होता है ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। मैं आपको टाइमली छोड़ दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आप ताकि ऑफिस टाइम पे पहुंच सको, मैं बिल्कुल आपको टाइमली आपका क्लास ऑफ कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है? एनसीएलटी क्या करेगी? अपॉइंट करेगी किसे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। एनसीएलटी अपॉइंट करेगी इंसॉल्वेंसी किसे? बताना जरा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। और वो सारा कारोबार देखेंगे जब तक ये सस्पेंशन चलेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। अब उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसे अप्रोच करेंगे? तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बताओ किसके पास जाएंगे? मैं अब शॉर्टकट में से आईपी बोल रही हूँ, और आईपी जो है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, ये कौन होते हैं आईपी? ये भी समझने वाली बात है। एक्चुअली सीए, सीएस, सीएमए इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये एडवोकेट्स हैं, इन सबको बोर्ड के द्वारा जो किया गया, गठन किया गया एग्जाम है, उसे क्लियर करना पड़ता है, और इसे क्लियर करने के बाद आप आईपी का एग्जाम होता है, अगर वो आपने क्वालिफाई कर लिया, आप एलिजिबल हो अपॉइंट होने के लिए। सो अब आईपी को, अब मैं आईपी बोलूंगी, बार बार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वर्ड यूज नहीं करूंगी। अब मुझे बताइए, जो आईपी है, आईपी को इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब उसको किससे अप्रोच करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपल सी बात है, अप्रोच करेंगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। इट मींस आईपी जो है, आईपी को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये आ जाएगी कि आईपी जो है अप्रोच करेंगे, आईपी किसे अप्रोच करेंगे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को अप्रोच करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? तो आईपी अप्रोच करेंगे सीधा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, सो कॉन्स्टिट्यूट क्रेडिटर्स कमेटी। Constitute creditors committee. Now, अब जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, तैयार करके लेके आएंगे रिजोल्यूशन प्लान। क्या तैयार करके लेके आएंगे जरा बताना? रिजोल्यूशन प्लान। अब पता है आपको चैप्टर में क्या पढ़ना बाकी रह गया? रिजोल्यूशन प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे बनेगी, उसी के साथ आईपी कौन अपॉइंट करेगा। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता आईपी कौन होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, कमेटी क्रेडिटर्स क्या लॉजिक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कौन है, तो तब तक आप अब जो पढ़ना रह गया है चैप्टर में वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रोविजंस बचे हैं।
कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इतने दिन में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वहां पे डिसीजन पास किया जाएगा, उनके पास रिजोल्यूशन प्लान लेके जाएंगे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जब तक आपको बेसिक बैकग्राउंड क्लियर ना हो तब तक आप चैप्टर कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो अब रिप्रेजेंट किया जाएगा क्या, रिजोल्यूशन प्लान। अब मैम ये रिजोल्यूशन प्लान एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए। जैसे आप रिजोल्यूशन प्लान की बात कर रहे हो, तो ये जो रिजोल्यूशन प्लान है, ये रिजोल्यूशन प्लान के अंदर क्या लाइक कॉन्सेप्ट्स होंगे, या रिजोल्यूशन प्लान जो है वो किसे बोला जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए। ये रिजोल्यूशन प्लान क्या होगा। तो अगर रिजोल्यूशन प्लान की हम बात करें, रिजोल्यूशन प्लान की हम बात करें कि रिजोल्यूशन प्लान हमारा क्या होगा, तो रिजोल्यूशन प्लान के अंदर रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन, रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन, जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, रीअरेंज किया जाएगा, है ना, रीबिल्ड किया जाएगा दोबारा से। अच्छा और क्या हो सकता है, और हो सकता है कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी, ऑफ लोन इनटू इक्विटी, conversion of loan into equity, change of management, sale of assets, sale of assets। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो रिजोल्यूशन प्लान होगा, ये जो आपका रिजोल्यूशन प्लान होगा, विद द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, प्लान इज अप्रूव्ड, प्लान क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड, एंड सेंट टू एनसीएलटी, किसके पास भेज दिया जाएगा, एनसीएलटी किसके लिए, अप्रूवल के लिए, फॉर अप्रूवल, किसके पास भेजा जाएगा, एनसीएलटी के पास, किसके लिए, अप्रूवल के लिए। अब मान के चलिए रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, रिजोल्यूशन प्लान इज नॉट अप्रूव्ड, तो बताओ क्या होगा जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, क्या, नॉट अप्रूव्ड, अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाया देन क्या किया जाए। अब सीधा भैया और कोई ऑब्जेक्टिव कुछ बचा ही नहीं है, सेंड टू एनसीएलटी फॉर अप्रूवल, सेंट टू एनसीएलटी फॉर व्हाट, फॉर व्हाट जल्दी बताइए, फॉर अप्रूवल, एनसीएलटी के पास भेज देंगे। नॉट अप्रूव्ड, अप्रूवल के लिए भेजा, नहीं अप्रूवल हुआ, अप्रूव नहीं हो पाया, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, अप्रूव नहीं किया, देन स्टार्ट लिक्विडेशन। अब पता है भैया प्लान अप्रूव नहीं हो पाया, तो अब कोई आपके पास लॉजिक बचा नहीं है, देन liquidation proceedings are start, there is no alternative option is available, so go for the liquidation। अब देखो लिक्विडेशन और किस केस में इनिशिएट हो सकती है, liquidation can be initiated
in case of majority of creditors approve, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स COC मैं कह रही हूं, COC does not approve, COC does not approve resolution plan COC does not approve resolution plan. NCLT reject, NCLT reject resolution plan. या फिर जो बोरोवर था, पहले तो हाँ कर दी, बाद में कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। बोरोवर जिसने उधार लिया था, जिसके अगेंस्ट चल रही थी, कॉन्ट्रावेन कर रहा है। बोरोवर कॉन्ट्रावेन रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान का कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो ऐसी स्थिति में लिक्विडेशन इनिशिएट हो जाएगी। और बच्चों यहां पर आकर रूट मैप इज ओवर एंड आउट। यहां आकर आपका जो आईबीसी का रूट मैप था, आईबीसी का जो रूट मैप मैं सिखा रही थी, जो कि मेरी कला है, एक तरीका है, रूट मैप ऑफ आईबीसी इज ओवर राइट नाउ। अब आप चैप्टर के प्रोविजंस की ओर जा सकते हो, बट पहले मैं पूरी कहानी आपको समझाती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई और आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार करती हूँ। देखिए, आ जाइए जल्दी से। सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी समझेंगे, और बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी में हमने कहा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी किस किस की हो सकती है? इट में भी कॉर्पोरेट, इट में भी एलएलपी, इट में भी पार्टनरशिप, इट में भी इंडिविजुअल। लेकिन क्योंकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मुहिम में शामिल हो चुके थे, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक की जो आपकी रैंकिंग होती है, वहाँ हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं थी। और रैंकिंग 10 पॉइंट के बेसिस पे होती है, 10 इंडिकेटर्स होते हैं, और उसमें से एक इंडिकेटर इंसॉल्वेंसी होता है। हमारे देश के अंदर पैथेटिक प्रोविजन थे, हमारे देश के अंदर ऐसे प्रोविजन नहीं थे जो विश्व के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जाल था पूरा कानून का। उन्होंने कहा जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको कॉडिफाई करो और एक कानून लेके आओ जिसका नाम है आईबीसी 2016। इंसॉल्वेंसी चाहे कंपनी की हो, एलएलपी के इंडिविजुअली, कोई भी है अनेबल टू पे डेट्स है, देन इट्स इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी की अगर बात करें, एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज का नतीजा है। हु कैन स्टार्ट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं वो खैर आगे चल के पढ़ेंगे। लिक्विडेशन प्रोसेस का भी स्टार्ट होता है। क्रेडिटर्स ने कंपनी से डिमांड करी और कंपनी ने मना कर दिया साफ साफ, हम पे करने के योग्य ही नहीं है, तो देन देयर इज नो ऑप्शन। रिजॉल्व करने का टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी, रिजॉल्व नहीं हो पाया, देन स्टार्ट लिक्विडेशन। Liquidation if resolution process fails or creditors to decide wind up and distribute assets. How IBC is to be regulated? It's a 4-tier institutional infrastructure. IBBI जो कि बोर्ड है, पूरे लॉ को, पूरे कानून को इसे रेगुलेट करता है। NCLT, DRT दोनों क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये एक ऐसी संस्था है जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। IP का एक बड़ा योगदान, बड़ा रोल है। जब बोर्ड सस्पेंड हो जाता है तो उस दौरान आईपी सारा कारोबार संभालती है, सारा काम धाम संभालती है। प्रोसेस ऑन एक्रेंसी ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्रेडिटर डेटर अप्रोच करते हैं रिजोल्यूशन के लिए। एनसीएलटी या तो आपकी बात को मानेगी या नहीं मानेगी, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर कर दिया एक्सेप्ट तो कंपनी बोर्ड को सस्पेंड कर देगी। एनसीएलटी अपॉइंट करेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, आईपी अप्रोच करेगी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। कॉन्स्टिट्यूट क्रेडिटर ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, आईपी प्लान बना के लेके जाएगा। कमेटी उससे अगर अप्रूव कर देती है तो रिजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी के पास लेके जाया जाता है। रिजोल्यूशन प्लान में या तो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग है, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी है, या मैनेजमेंट को चेंज करना है, एसेट्स को सेल करना है। विद द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर प्लान इज अप्रूव्ड एंड सेंड टू एनसीएलटी फॉर अप्रूवल। रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिक्विडेशन कैन बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव। सीओसी डज नॉट अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान, नहीं कर पाई, देन लिक्विडेशन। मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स कह रहे हैं भैया लिक्विडेशन में जाना है,
एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया रिजोल्यूशन प्लान, देन एंड बोरोवर कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं रिजोल्यूशन प्लान को, ये पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है, एंड बोरोवर कॉन्ट्रावेन द रिजोल्यूशन प्लान, ऐसी स्थिति में लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों ये चैप्टर का मैंने आपको रूट मैप समझा दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इफ एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी फ्रेंकली। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से बताइए प्लीज, फास्ट रिप्लाई मी फास्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? आई थिंक सो देयर इज नो डाउट, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली चीजों को आपको कंसिडर किया। अब हम नेक्स्ट क्लास से इसके प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे कि इंसॉल्वेंसी के क्या क्या प्रोविजंस हैं। ये एक तरीका होता है चैप्टर का रूट मैप क्लियर करने के बाद चैप्टर के अंदर जो चीजें हैं वो हमें बहुत क्लैरिटी से समझ में आती हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा प्रोविजंस का। तो प्रोविजंस देखेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे काम किया जाता है। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट